चलिए शुरू करें। ओए चलो शुरू करेंगे। योर लास्ट चैप्टर दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अच्छा, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात करोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके लिए आपका नॉस्टैल्जिया पार्ट लेके आना चाहिए वापस, क्योंकि इसको आपने अपने सीएस फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। आईटी एक्ट को इफ यू रिमेंबर, आपने साइबर लॉ पढ़े होंगे, साइबर लॉ के साथ साथ आईटी एक्ट भी था आपको, तो ऑलमोस्ट द सेम चैप्टर, नथिंग मच। सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के वहाँ पे एमसीक्यू बेसिस के हिसाब से पढ़ाया जाता था, अब आपको इसको थ्योरेटिकल आंसर्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, क्योंकि आपके पास बहुत मेजर कंटेंट है टू बी आस्क्ड इन योर मॉड्यूल्स। तो इधर से क्वेश्चन मतलब आ गया तो आ गया, मतलब मोस्टली नहीं आएगा, मतलब कम चांसेस होते हैं इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के। अच्छा, जब आप बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मतलब अगेन ये बात कर रहा है एक वर्ड इंफॉर्मेशन की, और इंफॉर्मेशन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था राइट टू नो। भाई हमारा राइट टू नो हमें क्या कहता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, और क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आ सकती है। यस, तो पहले इस चैप्टर की स्टार्ट में आपने थोड़ा सा वापस से राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में देखना है। एक पेज राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद अपन शिफ्ट कर जाएंगे और मूव कर जाएंगे कहाँ पे, आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की तरफ। अच्छा, बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत टाइम पास है और जल्दी खत्म होता है। ज़्यादा कोई ऐसे केसेस डिस्कस नहीं करने इसके अंदर अपन ने, या फिर कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज नहीं जिसकी वजह से हमें इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पुट हिम इन पावर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अच्छा, हम सब ने भाई हमारे नेता इलेक्ट किए जो दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं, जिसपे हम लोगों ने उनको क्या बोला कि आपके ऊपर हम राइट टू इंफॉर्मेशन क्लेम कर रहे हैं। वॉज इंट्रोड्यूस टू एम्पावर द सिटीजन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कंटेन करप्शन, सॉरी यहाँ पे कंटेन मत करना, यहाँ पे करना रिड्यूस करप्शन एंड मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर पीपल इन रियल सेंस। मतलब करप्शन हटाओ, गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आपका काम है करप्शन हटाने का, और साथ साथ में डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। अकॉर्डिंगली आरटीआई मेक्स रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दैट इज एमपीज एंड एमएलएस। तो आज के टाइम पे आप कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी वेल अलाउड, आपके पास राइट है चीज पूछने का। देयरफॉर दे कैन नॉट यूज पब्लिक फंड्स केयरलेसली, इसलिए या फिर इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। प्लीज उसके आगे का कट कर दीजिएगा। जब आप बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन की, सो द राइट टू नो इज एन एसेंशियल पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इट हैज इट्स रूट्स इन आर्टिकल 19। लास्ट चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। आर्टिकल 19(1)(a) आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको राइट टू नो देता है। And Article 21 of the Constitution, a person has a right to hold a particular opinion. और opinion form करने के लिए आपको क्या चाहिए? Information. But to sustain that opinion, information is needed. For sustaining and nurturing that opinion, it becomes necessary to receive information. पूरा repeat है? Anything to be told? No. Article 21 gives a right to know, which includes a right to receive information. The interesting thing to be noticed over here is the right to receive information has its roots in the right to freedom of speech and expression. Article 19(1)(a) of our constitution guarantees to every citizen freedom of speech and expression. पर आप speech और expression कब दे पाओगे? जब आपके पास उसके ऊपर information हो। A citizen can effectively use his right to express and speech only if he has information. आगे बढ़ते हैं। For example, if your teacher asks you a question in the class, will you be able to answer the question if you have no information about it? For you guys, yes, you can say anything. For rest of the people who believe that answer should be given when it makes sense, obviously no. For others, you will be able to answer the question and express your views about it only if you have knowledge about the topic. Similarly, you will be able to effectively use your right to expression and speech only if you have any information. Thus, a citizen has a right to receive information, and that right is derived from the concept of freedom of speech and expression, comprised in Article 19(1)(a), and the state on one hand is under an obligation to respect the fundamental rights of the citizen, and on the other hand has an obligation to make sure that these rights are meaningfully and effectively enjoyed. पहला, स्टेट को एक ऑब्लिगेशन है कि आपने देखना है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स आराम से यूज हो, और मैं कैसे मेरे फंडामेंटल राइट आराम से यूज कर पाऊंगा? जब आप मुझे आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। ठीक,
अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट की बात करते हैं भाई। आरटीआई की भाई बड़ी सी सिंपल ऑब्जेक्टिव थी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। अब ठीक, अब आ जाओ, अब अपन चलने वाले हैं अपने किन की तरफ, आईटी एक्ट की तरफ। इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई। देख लो, याद करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं लगता। अब पावर ऑफ अटर्नी एज डिफाइंड अंडर पावर ऑफ अटर्नीज एक्ट 1882 एक ट्रस्ट के ऊपर लागू नहीं होता। अ विल एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वीनियंस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। इन सब का एक एक का लॉजिक मैंने आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज राइट टू इन्फॉर्मेशन चैप्टर वापस से देखिएगा। नाउ कमिंग डाउन टू डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर के अंदर, इस एक्ट के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस यूज करने वाले हो। उनके मतलब क्या है? सबसे पहला एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? मतलब एक्सेस मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल्स है आपके पास किसी भी चीज, या मतलब मान लीजिए कि मेरे पास मेरे फेसबुक अकाउंट का एक्सेस है, तो आप कह रहे हो कि ओनली आई हैव द राइट टू गो डाउन टू दिस इंफॉर्मेशन एंड सी दिस इंफॉर्मेशन। एक्सेस इज with its grammatical variation and cognate expression means entering, instructing or communicating with the logical, arithmetical or memory function resources of a computer, computer system or computer network। फेसबुक में आपका राइट है लॉगिन करने का, फेसबुक के थ्रू कम्युनिकेट करने का। अब जब आप पासवर्ड डाल रहे हो तो सामने आपका पासवर्ड कौन रिसीव कर रहा है? क्या जुगरबर्ग बैठा है क्या सामने आपका पासवर्ड लेने के लिए? नहीं। आपने क्या बोला? वहां पे जुगरबर्ग नहीं है, वहां पे आपके सामने एक कंप्यूटर सिस्टम है जहां पे आपका प्री फीड मेमोरी में लिखा हुआ है कि आपका पासवर्ड क्या है। आपने ऐसे पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड वहां मैच हो गया, हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, यू हैव द एक्सेस टू एंटर देयर। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अच्छा देखो, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का मतलब समझना। अब है ना, इसको आराम से एक बड़े वर्जन में समझना, खाली डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझना। अभी आई मेक वीडियोस, ये वीडियोस अक्रॉस सेल होते हैं। मेरा काम है कि मुझे इन वीडियोस को एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है कि भाई इसके ऊपर मैं की जनरेट करने वाला हूँ। की जनरेट करने का मतलब क्या होता है भाई कि जब कभी भी आप एनक्रिप्शन करते हो ना दोस्तों, तो आपको दो कीज मिलती है। ठीक है, मेरे पास दो कीज होती हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट की से इस वीडियो को एनक्रिप्ट कर देता हूँ और आपको भेजता हूँ एक पब्लिक की, जिससे आप डिक्रिप्ट करते हो, मतलब एनक्रिप्टेड चीज को वापस से ओपन कर देते हो। पर आप है ना, इसको हर जगह पे डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। आपको अगर मेरा वीडियो देखना है ना, तो आपको एक स्पेसिफिक प्लेयर भी डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे मेरे केस में रियो प्लेयर करके एक स्पेसिफिक प्लेयर है। आप जब रियो प्लेयर डाउनलोड करते हो, उसके अंदर आप लोग जब डाउनलोड करके इस की को डालोगे तभी ये की एक्सेप्ट होती है। तो अभी मैंने क्या करता, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आप रियो प्लेयर के अंदर इसको प्ले कर पा रहे हो? जब भी अपन एनक्रिप्ट करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, वीडियो को पूरा आगे पीछे जंबल अप कर देते हैं। अब इसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता। क्यों? सिमेट्री क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एसिमेट्रिक क्या हो जाता है? 10 9 8 7 4 1 2 3। मतलब अपन इसको जंबल अप कर देते हैं। अब जैसे ही इसको आपने एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के अंदर लाया, तो आपने सारे वीडियोस को क्रैश कर दिया, तोड़ दिया, इधर उधर जंबल अप कर दिया, और एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो इसकी एसिमेट्री को वापस से सिमेट्री में कन्वर्ट कर सकता है। तो एसिमेट्रिक क्यों किया जाता है? ताकि कोई भी इन बिटवीन इस वीडियो से टैंपरिंग ना कर पाए और ये वीडियो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक डेजिग्नेशन या डेस्टिनेशन पे चल पाए। तो जब आप एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की बात करते हैं, तो ये आपके वीडियो को एनक्रिप्ट करने का तरीका है। एनक्रिप्ट किस तरीके से किया जाता है कि कोई भी एक्सेप्ट जिस प्लेयर के अंदर या फिर जिस जगह पे आप बोल रहे हैं ओपन हो, उसके अलावा कहीं पे ओपन ना हो पाए। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मींस अ सिस्टम ऑफ अ सिक्योर की पेयर consisting of private key for creating a digital signature and a public key to verify the digital signature। अच्छा, अपन ने बात करनी है कि भाई ये पब्लिक प्राइवेट की क्या होती है, सब इस पे बात करने वाले, अभी सिर्फ डेफिनेशन समझ रहे हैं। थर्ड है कंप्यूटर। प्लीज कंप्यूटर का मतलब मत पूछना मेरे से, प्लीज कंप्यूटर रीड कर लो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, प्लीज ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर बहुत टफ होता है। डन, गोइंग अहेड। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? ऐसा नेटवर्क जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सके, दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, अब आप लोग क्या करते हैं जब कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं ना, आप विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट यहां से माइक्रोवेव्स सेंड करते हैं। प्लीज उसको अलग करके एस लगा लीजिएगा।
आप यहाँ से माइक्रोवेव सेंड करते हैं जिन वेव्स को दूसरा कंप्यूटर रिसीव करता है, और ये लोग एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं. सो computer network means the interconnection of one or more computers through the use of satellite, microwaves, terrestrial line or other. What is terrestrial line? टेरेस्टेरियल लाइन क्या होता है? अच्छा, वो घर पे बीएसएनएल का कनेक्शन आता था तो एक लाइन आती थी क्या, जिसके थ्रू आपको इंटरनेट आता था, टेरेस्टेरियल लाइन. और अदर कम्युनिकेशन मीडिया एंड टर्मिनल्स और अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. प्लीज इसके आगे लिखना लैन. याद है कि अपन लोग बचपन में कभी साइबर कैफे जाया करते थे, जब एक ही इंटरनेट से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते थे. अगर आपको गेम भी खेलना होता तो 5 लोग एक ही गेम खेल सकते थे. उसको कैसे कनेक्ट करते थे आप? टर्मिनल और अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स वेदर और नॉट द इंटरकनेक्शन इज कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड. थोड़ी देर के लिए आप साथ में भी खेल सकते हो, आपको पता पड़ेगा दूसरे प्लेयर अच्छे हैं, बोल दो कि मेरे को मल्टीप्लेयर नहीं खेलना, अकेला खेलना है, अगेंस्ट कंप्यूटर. खेलते थे ना, मैं तो यही करता था भाई. जैसे ही हारना चालू किया, मल्टीप्लेयर से हट के सिंगल प्लेयर, सेफ. अच्छा, इसके बाद और कहाँ पे लैन का यूज होता है? ऑफिसेस के अंदर चले जाओ, मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही जगह से कनेक्टेड होते हैं ना. नेक्स्ट है कंप्यूटर रिसोर्स. अब ये बहुत बड़ी बात है. कंप्यूटर रिसोर्स मतलब कंप्यूटर खुद, कंप्यूटर का सिस्टम, कंप्यूटर का नेटवर्क, कंप्यूटर का डेटा, कंप्यूटर का डेटाबेस या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर. मतलब कुल मिला के कंप्यूटर रिसोर्स सबसे वाइडेस्ट टर्म है, जो पीछे से आप कंप्यूटर नेटवर्क सब कुछ पढ़ता है, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर आता है. कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? अब ये इन सबको इंक्लूड कर लेगा. देखना, मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट सपोर्ट डिवाइस का मतलब क्या याद है क्या? इनपुट डिवाइस क्या होता है? Scanner is an input device. Keyboard is an input device. Printer is an output device. Collection of devices including input and output support devices and excluding calculator which are not programmable and capable of being used in conjunction with the external files. वो कंप्यूटर के अंदर इंटरनल फाइल ही होती है ना, तो वो उसी के अंदर काउंट होता है, उसको नहीं गिनना. Which contains computer programs, electronic instructions, input data, output data, the performs logic, arithmetic data storage and retrieval. retrieval के लिए क्या आप लोग ये हार्ड डिस्क यूज करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट बनाते हो. कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड अदर फंक्शंस, ये सारी चीजें जो आप कंप्यूटर से एक्सटर्नल लेके आते हो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या कंप्यूटर से कोई चीज बाहर निकालने के लिए, इन सबको आप क्या बोलते हैं? ठीक है, दिस इज कंप्यूटर सिस्टम. शक्तिमान देखता था क्या कोई? किसी ने पूरा शक्तिमान देखा है? तो आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. मतलब जेन्युइन एक टाइम का एरा था, एक ऐसा है ना, उसमें क्या किया, एक आदमी ने शक्तिमान का फोटो खींचा. मतलब बात की गहराई देखना, कंप्यूटर का कितना मिसयूज बच्चों में दिखाया गया. शक्तिमान का फोटो खींचा, उसको स्कैनर पे रखा, स्कैन किया और शक्तिमान कंप्यूटर के अंदर आ गया. और अब शक्तिमान फंस गया है क्योंकि स्कैन करके उसे कंप्यूटर के अंदर ले लिया गया. सारे बच्चे टेंशन में टीवी में, और स्कैनर देख के बच्चे इधर उधर भाग रहे थे घर के अंदर. इफ यू रिमेंबर, वो ऐसे कांच खटखटा रहा है कि अरे प्लीज प्लीज बाहर निकालो. अचानक से एक लेडी, अच्छा इसके अंदर एक और चीज दिखाई है कि उसकी फिर इमेज को कंप्यूटर में से स्प्लिट किया जा रहा है, शक्तिमान को मारा जा रहा है. जैसे ही सारे बच्चे और जोर जोर से रोना चालू, हमारा सुपर हीरो मरने वाला है, कंप्यूटर की मौत मरेगा शक्तिमान. ऐसी हालत चल रही है. मतलब क्या क्या चीज होती है. कुत्ते की मौत सुनी, कंप्यूटर की मौत पहली बार देख रहे हो तुम. उसके बाद एक लड़की दौड़ के आती है, वो आई और उसने शक्तिमान को वापस से टक 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 एक किया कंप्यूटर में, शक्तिमान फिर से जिंदा हो गया. और उसने प्रिंटर पे क्लिक कर दिया, पेपर बाहर आया और शक्तिमान प्रकट हो गए वापस से. बच्चे खुश. तो ये जो पूरा इनपुट और आउटपुट और ये जो कम्युनिकेशन चैनल बन रहा था, ये सब कुछ आता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. नहीं, ये सच्ची में वीडियो है, आप देख लेना, शक्तिमान स्कैन्ड इन कंप्यूटर, सर्च करना आएगा ये वीडियो. और बहुत दिल दहलाने वाला वीडियो है वो. मतलब और बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया है ना उस टाइम पे. और बहुत बच्चे उसके बाद कंप्यूटर देख के घबराने लग गए कि पापा गुस्से में आ गए तो स्कैन करके अंदर न रख दें दिखने. अच्छा, अब आ जाते हैं आपके डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर. अच्छा, जब आप बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की, ये अच्छा ना, आपके सामने 2 टर्म्स यूज होती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से दिस इज द सेम थिंग. थोड़ा सा ही फर्क है, काम एक है, थोड़ा सा फर्क है. आप एक चीज बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और एक आप बोलते हो डिजिटल सिग्नेचर. द ग्रेटर पैरेलल्स एंड द मोर इंपॉर्टेंट वन इज आर डिजिटल सिग्नेचर. अच्छा, बात समझेंगे, मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं और कहां डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है समझना. छोड़ो यार, ए बी पे नहीं करना आज. विकास सर को अभी रिसेंटली 7 दिन पहले हुआ प्यार. लड़की का नाम है मधुबाला. ठीक है,
विकास सर को मधुबाला को एक प्रेम पत्र लिखना है। डर यह है कि अगर जब मान लीजिए विकास सर क्या एक लेटर लिख सकते हैं मस्त एकदम, प्रिय मधुबाला मैं तुम्हें यहाँ याद करके जी रहा हूँ वगैरह वगैरह, कुछ बातें पढ़ने लायक नहीं है, छोड़ दो, दीज आर देयर डर्टी टॉक्स, लेट देम डू। पर यहाँ पे विकास सर ने जब ये इतनी सारी बातें लिखी मधुबाला को, बीच में अगर निकिता भाभी पढ़ ली इसको तो विकास सर की मतलब पूरी छटनी है, एकदम सही है भाई, आपके सामने आएंगे पर लंगड़ाते हुए, लूले लंगड़े कैसे भी, पर बहुत बुरी हालत में आएंगे। सही बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डर है कि आपके लिखे गए डॉक्यूमेंट को कोई भी थर्ड पर्सन रीड कर सकता है। तो आपने बोला अरे तो दिक्कत की बात है भाई, तो फिजिकल एविडेंस तो नहीं बनाना। और किसी दिन बाला का दिमाग घूम गया, मतलब मधुबाला का दिमाग घूम गया, हाँ मधुबाला ने कह दिया कि नहीं अब भी गया, इस आदमी ने बहुत धोखे दे दिए, इसने मुझे शादी के दिखाए थे सपने, सिर्फ एक ही काम करके निकल गए, तो मतलब बातें, ठीक है। हमने सर को कहा सर एक बेटर आइडिया देते हैं आपको, ईमेल करो। ईमेल में भाभी तो पढ़ ही सकती मेल, आपकी टेंशन नहीं है। तो सर ने कहा ठीक है मैं ईमेल कर देता हूँ। भाई ईमेल का मतलब क्या होता है, सामने वाली बंदी जब कभी भी ये मैसेज पढ़ना चाहेगी उसको खुद के लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ही पढ़ पाएगी। तो अब ये काफ़ी सिक्योर हो गया। पर मान लीजिए कि भाई मधुबाला बहुत ही एक फेमस लेडी है, इनको मल्टीपल ईमेल्स आते हैं ऐसे और बहुत लोगों से बातें करती हैं, तो इन्होंने अपने 2-3 असिस्टेंट रख रखे हैं जो सारे ईमेल देखते हैं और जो काम की ईमेल्स है वो यहाँ तक पहुँचा देते हैं। जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस को आप देखते हो ना, बोलते हैं फॉर कोलैबोरेशन ईमेल अस टू दिस, ईमेल अस टू दिस, तो एक्ट्रेस खुद नहीं पढ़ती, वो उसका मैनेजर पढ़ता है, काम का होता है तो एक्ट्रेस तक पहुँचाती है। हमने फिर कहा विकास सर व्हाट इफ तुम मधुबाला से प्यार करने गए और उसके असिस्टेंट से प्यार कर बैठे, दैट्स द रिस्क। या फिर इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट तक पहुँच गई, हमको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचानी थी, मधुबाला तक, बीच में किसी को नहीं बताना था। तो आपने बोला कि यार कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी दिक्कत है। तो ईमेल में आप डायरेक्टली पर्सन तक पहुँचा तो पाते हो और कोई थर्ड पार्टी इंटरप्रेट नहीं करती, पर स्टिल ये 100% सिक्योर्ड नहीं है। 100% सिक्योर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी और के पास लीक हो गए या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी और के पास ही रहते हैं तो वापस से ये डॉक्यूमेंट लोगों तक पहुँच जाएगा। तो हमने बोला कि क्या कोई ऐसा काम हो सकता है कि जो कोई थर्ड पर्सन पढ़ भी ना पाए और सिर्फ वही पढ़ पाए जो आप चाहते हो पढ़े। तो इसके लिए आपको बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हो, आप अपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हो। हमने कहा डिजिटल सिग्नेचर में क्या होगा, इसने बोला जैसे आप डिजिटल सिग्नेचर देते हो ना, सो द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज दैट इज इन आवर केस विकास सर, इनको हम क्या करेंगे, जैसे ही अपना डिजिटल सिग्नेचर देंगे इनके पास 2 कीज जनरेट होकर आती हैं। अच्छा सर ये 2 कीज कौन जनरेट करता है? ये विकास सर खुद जनरेट करते हैं। आपके पास इंटीग्रेटेड कीज का सेट होता है, उसमें से आप 2 कीज खुद जनरेट करते हो। जैसे मैं आज अपना वीडियो सेल करता हूं तो मैं अपनी की जनरेट करता हूं, एक होती है मेरी प्राइवेट की, दूसरी होती है पब्लिक की, और मैं ही वो की आपको सेंड करता हूं। ये दोनों कीज सेम होती है, एक की सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए होती है वीडियो को एनक्रिप्ट करने के लिए, एक की मैं आपको भेजता हूं वीडियो को डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब एक ताला बंद करने के लिए एक ताला खोलने के लिए। तो डिजिटल सिग्नेचर में आपके पास क्या होता है, एक होती है आपके पास प्राइवेट की और दूसरी होती है आपके पास पब्लिक की। यहां तक ठीक है एकदम, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की जाहिर सी बात है ये की हमेशा ओरिजिनेटर के पास रहती है और पब्लिक की टू द पर्सन who we want to have। देखो इधर सबसे पहली डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट, उसको अपन क्या देते हैं, पब्लिक की देते हैं। यहां तक श्योर, कोई डाउट नहीं है, सिंपल इनफ। अब बात समझिएगा, तो विकास सर जब कभी भी सबसे सेफेस्ट मोड ऑप्ट करना चाहते तो हमने उनको क्या बताया, डिजिटल सिग्नेचर करिए। अब डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये जैसे ही इस पर आप प्राइवेट की डालते हैं ये लॉक हो जाता है। लॉक को अगर मैं दूसरा वर्ड बोलूं एनक्रिप्ट हो जाता है। अच्छा जब ये एनक्रिप्ट होता है ना तो ये आपके लिए एक डाइजेस्ट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, डाइजेस्ट, जिसको आप हैश भी बोलते हो, प्लीज गलत मत दीजिएगा, इसको आप हैश भी बोलते हो। अच्छा ये हैश या फिर डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, ये आपकी सीरियल की होती है।
जैसे अपन मान लीजिए एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, मैकेफी का एंटीवायरस डाउनलोड किया, तो उसके बाद क्या बोलता है, फॉर द फुल वर्जन इंसर्ट द सीरियल की। तो आपने डाउनलोड तो कर लिया, आप उसका रन वर्जन भी देख पा रहे हो, पर वेरीफाई करने के लिए कि आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है कि नहीं, उसके अंदर क्या डलवाता है, वो एक सीरियल की डलवाता है। जैसे मैकेफी आपसे सीरियल की डलवाता है वेरीफाई करने के लिए, क्या कि ये सॉफ्टवेयर आपने ओरिजिनल बाय किया है या नहीं किया है, वैसे ही जब एन्क्रिप्शन होता है ना, तो ये एक डाइजेस्ट क्रिएट करता है। डाइजेस्ट कब काम आता है, यहां पे जो एन्क्रिप्शन के टाइम पे डाइजेस्ट क्रिएट हुआ है ना, वही डाइजेस्ट क्रिएट होना चाहिए मधुबाला जब इसको डिक्रिप्ट करेगी वहां पे। और अगर यहां वाला डाइजेस्ट और यहां वाला डाइजेस्ट मैच हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसी बंदे ने मैसेज भेजा है जिसको भेजना चाहिए था, और बीच में किसी ने भी आपके एन्क्रिप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये डाइजेस्ट होता है, जिससे आप चेक करते हो कि ये एन्क्रिप्टेड वीडियो या फिर ये एन्क्रिप्टेड फाइल मधुबाला तक पहुंची और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी ने बीच में इंटरप्शन नहीं किया। अगर किया होगा तो यहां पे जो मधुबाला जब पब्लिक की डालेगी और इसको डिक्रिप्ट करेगी, जब पब्लिक की डालेगी और डिक्रिप्ट करेगी, तो उससे जो जनरेट होगा डाइजेस्ट, ये दोनों मैच नहीं करेंगे, जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट रास्ते में खुला है और कुछ ना कुछ इसमें छेड़खानी हुई है। सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एन्क्रिप्टेड फाइल्स को बीच में थर्ड पार्टी रोक सकती है, एन्क्रिप्शन ओपन कर सकती है, कुछ फाइल्स के साथ टैंपरिंग कर सकती है। दीज आर कॉल्ड हैकर्स, जो आपकी एन्क्रिप्टेड फाइल्स को डैमेज करते हैं और उसके बाद इसमें शायद एंटीवायरस वायरसेस ऐड कर देते हैं और फाइल्स आप तक भेज देते हैं। कभी कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हो तो आप बोलते हो अरे साथ में वायरस भी आ गए। ये क्यों आते हैं? क्योंकि बीच में हैकर्स होते हैं जो इन फाइल्स के अंदर वायरस इंसर्ट कर देते हैं और हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, इन्हीं वायरस के इलाज के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि ये, आपको पता है ना, जो एंटीवायरस आप यूज कर रहे हो वो सबसे पावरफुल एंटीवायरस क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा वायरस भी उसी के होते हैं। सो मैकेफी इज एंटीवायरस, वायरस भी उसी ने बनाए, जिसके सबसे ज्यादा वायरस उसका सबसे अच्छा एंटीवायरस, क्योंकि उसके पास उसके वायरसेस के सबके इलाज है। एकदम ठीक है, आ जाते हैं। तो अगर एन्क्रिप्शन में या फिर डिक्रिप्शन के टाइम पे डाइजेस्ट मैच नहीं हुए, तो हम समझ जाएंगे कि ये जहां से ओरिजिनेट हुआ था इसके बीच में क्या की गई है, टैंपरिंग की गई है। यहां तक ठीक है। इसको आप डाइजेस्ट बोल लो, इसको आप हैश नंबरिंग बोल लो, दोनों बात बराबर है। ये एक तरीके से एक सीरियल की होती है जिससे आप चेक करते हो ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर। श्योर इनफ। तो डिजिटल सिग्नेचर से एनक्रिप्ट हो जाता है और पब्लिक की से वो ओपन करता है। फिर भी हमें डर है कि इन बिटवीन किसी ने छेड़खानी करी, तो वो कैसे चेक किया जाता है? डाइजेस्ट से चेक किया जाता है। याद रहेगा क्या? पक्की बात, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है? अच्छा, आपने पब्लिक की और प्राइवेट की बात करी। प्राइवेट की से आपका डॉक्यूमेंट हो गया लॉक, आपने उसको सेंड किया। अब ये जब आपने लॉक किया तो ये लॉक होता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू। ये लॉक किससे होता है? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू, जो आपको मैंने आगे डेफिनेशन पढ़ाई थी, सेकंड नंबर डेफिनेशन, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अब ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के टाइम पे आप बता देते हो कि डॉक्यूमेंट ओपन भी कहां पे होगा? जहां पे वापस से सिमेट्रिकली ओपन हो जाए। तो ये आपका काम है कि जब कभी भी आप कोई चीज एनक्रिप्ट करते हो, सेंड करते हो, आपको उसको बताना है कि कहां पे जाके ओपन हो सकता है, और साथ साथ में क्या भेजनी है, एक पब्लिक की सेंड करनी है। श्योर इनफ? यस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, डाइजेस्ट तक बता देना। नाउ वी कैन जस्ट रीड इट। अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे देखना। अब आपको डिजिटल सिग्नेचर आप रीड करोगे तो विल गेट अ मच मोर क्लियर वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऑथेंटिकेशन है डिजिटल सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या क्रिएट हो जाता है? डाइजेस्ट क्रिएट होता है। तो ऑथेंटिकेशन हो गया कि जिसने भेजा वो भी सही बंदा है, जिसको मिला वो भी सही बंदा है। बाय सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। नीचे देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी डेटा या फिर कोई भी इमेज या फिर कोई भी साउंड जिसको अपन ने इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर रखा हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा। देख लो जल्दी से। बड़े आगे। अच्छा, अब जो आप नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये एक ज्यादा वाइडर टर्म है। मैंने कहा था कभी कभार अगर बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेम होता है, पर हाउएवर कभी कभार आप देखते हो क्या, आपके सामने अमेजॉन से कोई कुरियर आया तो वो अपनी मोबाइल ऐप ओपन करता है, आपके हाथ में पेन देता है और बोलता है सिग्नेचर कर दीजिए सर। This is as good as an electronic signature. But electronic signature is not restricted to only this. Electronic signature includes a digital signature as well. So either of the side. अब देखो यहाँ पे आपसे साइन कराने का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि जिसके पास आपका प्रोडक्ट पहुंचना था वो खुद हमारी ऐप पे आके साइन करके चला गया। So that is an instant response कि भाई जिसको गुड्स डिलीवर करने थे उसी को डिलीवर किए गए हैं। तो ये सिग्नेचर आपके लिए एक प्रूफ बन जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। बट क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अपने साथ डिजिटल सिग्नेचर की बात भी करता है? करता है।
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक specified in the second schedule and includes the डिजिटल सिग्नेचर। तो ये डिजिटल सिग्नेचर भी इंक्लूड करता है, और जो मैंने आपको ऐसे ये साइन करने के लिए बोला, इसके अंदर अगर मान लीजिए आपने साइन किया है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहलाता है। गोइंग अहेड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अच्छा आ जाइए, अब इसमें क्या बोल दिया इसने, जब आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए कोई सर्टिफिकेट लेते हो, अगर वैसे ही आपके पास आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को आप स्लैश क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोल सकते हो। प्लीज देख लीजिए, means an electronic signature certificate issued under section 35 and that includes a digital signature certificate। आ जाए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी डेटा जब आप यहां से वहां, यहां पे ये लेटर में प्रेम पत्र विकास सर यहां से आगे भेज रहे थे मधुबाला तक, ये इंफॉर्मेशन है। includes data, message, text, image, sound, voice, code, computer program, software and databases or microfilms or computer generated microfiles। मतलब these are microfiles computer files only। next, मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं है, की पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट की किसके पास होती है, द ओरिजिनेटर, जो ये मैसेज ओरिजिनेट कर रहा है, और पब्लिक की किसको भेजते हो, द रिसीवर। देख लीजिए प्लीज, और ये जनरेट कैसे होती है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू। जल्दी से देख लो की पेयर को। सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। इसकी पेज की सारी डेफिनेशन समझ में आएंगी यहां से 15 तक। देखो देख लीजिए सारी डेफिनेशंस देख ली। ओरिजिनेटर का मतलब क्या होता है, जो मैसेज भेज रहा है। प्राइवेट की जो ओरिजिनेटर के पास होती है, जिससे आप डिजिटल सिग्नेचर बनाते हो, और पब्लिक की जिससे आप वेरीफाई कर लेते हो डेटा को। सो फार सो गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज। ओरिजिनेटर मीन्स अ पर्सन हु सेंड्स, a person who generates or stores or transmit any electronic message or causes any electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person but does not include an intermediary। इंटरमीडियरी का काम होता है आपका मैसेज यहां से वहां तक पहुंचाना। इंटरमीडियरी मतलब बिचौला। ओरिजिनेटर कौन होता है, जो ये प्राइवेट की बनाता है। आपको याद है मैंने बोला था डिजिटल सिग्नेचर बनाता कौन है, आप खुद। ये प्राइवेट की और पब्लिक की कोई और नहीं बना सकता, ये सिर्फ मैं बनाऊंगा। तो इन बिटवीन जो खाली इंटरमीडियरी है यहां से वहां तक पहुंचा रही है, या जो मीडिया प्लेयर है जिसके अंदर ये वीडियो चलने वाला है, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरीज ही, ओरिजिनेटर नहीं कहला सकते कभी भी। ओरिजिनेटर कैन बी वन। इफ विकास सर इज सेलिंग हिज वीडियोस, आई एम सेलिंग माय वीडियोस, वी आर द ओरिजिनेटर्स, वी आर गोइंग टू जनरेट द कीज। मैं आपको इसका लिटरल फैक्ट बताता हूं। अभी मेरे कुछ वीडियो लेक्चर्स के ऑर्डर थे, तो मैंने कहा सर आप ही की जनरेट कर लेना। मैंने डायरेक्ट उनको क्या किया, मैंने उनको मल्टीपल कीज खरीद के दे दी। और ये चलती कैसे मैं बताता हूं। मैंने कुछ शायद तक 80-90 हज़ार की कीज़ खरीद ली, और मैंने कह दिया सर कीज़ आपके पास रख ली थी। अब इन कीज़ का ऑनलाइन कीज़ है, मैंने कहा सर क्या करना, एक पूरे मेरे मान लीजिए कि आप जय जेल की बात कर रहे हैं ना, इस एक पूरे वीडियो को, पूरे के पूरे कोर्स को कंप्रेस करने के लिए 3 से 4 कीज़ लगती हैं। ठीक है, 3 से 4 कीज़ पूरे वीडियो आ जाएगा इसके अंदर, और उन 4 कीज़ के अंदर मैं सारे लेक्चर्स डाल देता हूँ। तो मैंने कहा सर ये मैं नहीं डालूंगा, आप ही देख लेना, आप ही की जनरेट कर देना, आप ही आगे की भेज देना। प्राइवेट की आपके पास रखना, पब्लिक की भेजना। अगर कल हमें कुछ भी लगता है कि कुछ गलत हुआ, तो अपन उसकी यहाँ पे जो अपने नंबर ऑफ परमिशन व्यूज दिए थे उसको कैंसिल कर देंगे और खत्म कर देंगे। सर ने बोला व्हाई शुड आई डू दिस, ये आपका काम है। सर इससे आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, आप ओरिजिनेटर हो, आपने किसको वीडियो दिया। कल मान लो कि मैं किसी को भी वीडियो दे दूंगा, आपको कैसे पता पड़ेगा। प्राइवेट की मेरे पास है, पब्लिक की मेरे पास है। सो डोंट इंक्लूड मी इन दिस चैनल, ये आपका राइट है। आप वीडियो सेल करिए, ओरिजिनेट भी आप ही करिए, मुझे इन बिटवीन मत लाना। सो व्हाट हैपेंड, बीच की इंटरमीडिएट ने मना कर दिया कि मेरा काम नहीं है आपकी कीज जनरेट करना, आप खुद करेंगे। यहां तक सब साथ में कहां पहुंच गए थे अपन। ठीक है, पब्लिक की तक हो गया था सारे पॉइंट्स। अच्छा पीछे है सिक्योर सिस्टम, कुछ नहीं है भाई, कोई कंप्यूटर हार्डवेयर, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर दैट आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। अब मेरा वीडियो कहाँ चलता है, रियो प्लेयर में चलता है। अब अपन ने रियो प्लेयर क्यों डाला है, क्योंकि रियो प्लेयर अपन लोगों ने डेवलप करा है जिसमें सिर्फ अपनी कीज चलती हैं। जो मल्टीपल फैकल्टीज है वो रियो प्लेयर को यूज करती हैं और अपनी कीज उसमें चलाती है। क्यों, क्योंकि वो प्लेयर ज्यादा सिक्योर्ड है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। सेकेंड, प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है, हम रिलाय कर पाते हैं। अच्छा सोचो
कितना आसान है यार, आप चाहो ना तो मेरे वीडियोस को मैं आपको भेजता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो और अब आप ही बेचना चालू कर दो। मैं पागल था जो इतने महीनों से मेहनत कर रहा था, कीज जनरेट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है। अब जैसे ही आप मेरी वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे ना, रियो प्लेयर मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजेगा दैट सामने वाला इंसान तुम्हारे वीडियो के साथ टैंपरिंग कर रहा है, क्योंकि ये डेटा एनक्रिप्टेड था। जैसे ही आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करोगे पीछे एक नोटिस आएगा, मैं फटाक से उसका वीडियो सब्सक्रिप्शन रोक दूंगा। अब मैंने क्या किया, अपने रिलायबिलिटी बढ़ाई डेटा के ऊपर। क्यों मैं अपना वीडियो सेल कर पा रहा हूँ? सोचो यार, आज अगर मेरे वीडियोस निकल जाए तो हु वुड जॉइन मी? इट्स क्वाइट सिंपल एंड कम्स टू एन एंड। मेरे सारे वीडियोस बाहर हैं, आई एम डन, सब कुछ तो पढ़ाया था वो आ गया बाहर। सो प्रोवाइड्स अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन। एक बहुत बड़ी फैकल्टी थी जिनके सारे लेक्चर्स लीक हो गए थे, सारे के सारे। सो ऑल हिज लेक्चर्स वर लीक्ड, और कैसे यू टॉरेंट पे मिलते थे वो लेक्चर्स, अभी भी अवेलेबल है, टॉरेंट पे आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत फेमस फैकल्टी है। वंस द कैमरा इज डाउन फिर बताता हूँ, दिल्ली की फैकल्टी है। आ जाओ नेक्स्ट। आर रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शन एंड अधेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। आ जाए, अब कब आ रहे हैं अपन डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर तो आपको एकदम क्लियर है कैसे बनता है, क्या बनता है, अब उसकी बात करते हैं। आ जाओ। अ डिजिटल सिग्नेचर दैट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स is recognized as a valid method of authentication. The authentication is to be effected by the use of asymmetric crypto system and hash function. Hash function का मतलब क्या होता था? डाइजेस्ट, याद है क्या? वापस समझाऊं हैश फंक्शन, डाइजेस्ट फंक्शन यू वांट मी टू? नहीं, पक्का चले। वेरिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डन बाय द यूज ऑफ पब्लिक की ऑफ द सब्सक्राइबर। आपको जैसे ही अपना डेटा वेरीफाई करना है, पब्लिक की डाल दो। The private key and the public key are unique to the subscriber and constitute a functioning key pair. हर की नहीं होती है, हर जने को नई की मिलती है, कोई दूसरी की दूसरी जगह पे नहीं चलने वाली है। Section 3A deals with electronic signature. Section 3A1 provides that notwithstanding anything contained in Section 3(1), but subject to the provision of subsection 2, a subscriber may authenticate any electronic record by such electronic signature or electronic authentication technique which is considered reliable and may be specified in the second schedule. अब देखो इसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कितना वाइड मीनिंग दिया। इसने कहा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वापस देखना, इसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर भी बीच में ले आया, और जो मैंने आपको मोबाइल के ऊपर साइन करना बताया उसको भी बीच में ले आया। वापस रीड करो, सेक्शन 3A क्या कहता है? सेक्शन 3A डील करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से। सेक्शन 3A कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 3(1) बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 3(2), अ सब्सक्राइबर, भाई मतलब जो ओरिजिनेटर है, मे ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, मतलब कि इसमें जो लिखा है ये एकदम सच लिखा है। बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कर सकते हैं उसके ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक, या फिर कोई टेक्निक कर सकते हो ऑथेंटिकेशन की। डिजिटल सिग्नेचर इज ए टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन विच इज कंसिडर्ड रिलायबल, जिसको आप रिलायबल मान पाओ, एंड मे बी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल, जिसको कहां बताया गया है? सेकेंड शेड्यूल के अंदर बताया गया है। तो मैंने जो आपको ये साइन करने वाली बात बताई ना, सेकेंड शेड्यूल के अंदर बताई गई है। आ जाते हैं। For the purpose of above, any electronic signature or electronic authentication technique will be considered reliable if, अब कब आप उसे reliable मान सकते हो? 1, the signature creation data or the authentication data are within the context in which they are used, linked to the signatory as the case may be, the authenticator or to no other person. मतलब हम इसे reliable कब मानते हैं? जब जो सिग्नेचर कर रहा है, ये सिग्नेचर करने का राइट सिर्फ किसके पास है? ओरिजिनेटर के पास है। की बनाने का राइट किसके पास होता है? सिर्फ ओरिजिनेटर के पास, और इंटरमीडियरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनेटर। सेकंड, साइन करने का राइट जब आप प्रोडक्ट रिसीव करते हो, ये भी किसके पास है? ओरिजिनेटर, मतलब जिसके पास मिलने वाला है डेटा। सेकंड, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और द ऑथेंटिकेशन डेटा वेयर एट द टाइम ऑफ साइनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी और एज द केस मे बी ऑथेंटिकेटर एंड ऑफ नो अदर पर्सन। सेकंड चीज भी एकदम सेम है। उसने कहा कि सिग्नेचर क्रिएशन करने का राइट या जो डेटा था या ऑथेंटिकेशन डेटा था, जब आप ये साइन कर रहे थे तब सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में था? ओरिजिनेटर के हाथ में था। किसी भी और के हाथ में गया, ये रिलायबल सोर्स नहीं माना जाएगा। थर्ड,
एनी ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। कैसे करोगे डिटेक्ट? बहुत गोबर लोग हो, इधर का डाइजेस्ट उधर के डाइजेस्ट से मैच नहीं करता। एनी ऑल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। और अगर आपने कोई सिग्नेचर किया है और उस सिग्नेचर के साथ वापस कोई ऑल्टरेशन किया गया तो ये भी क्या है? डिटेक्टेबल है। इट फुलफिल सच अदर कंडीशन विच में बी प्रिस्क्राइब। अब एक बात समझो, इसमें कोई रिलायबिलिटी की बात करी नहीं। उसने क्या बोला? ऑथेंटिकेट करने का राइट अगर ओरिजिनेटर के पास है, अगर ऑथेंटिकेशन के साथ किसी ने टैंपरिंग की तो ये डिटेक्टेबल है। अगर ये दो पॉइंट पकड़ में आ गए तो आपका सिग्नेचर क्या है? रिलायबल है। साइन करने का राइट ओरिजिनेटर के पास है। सेकंड, अगर किसी ने कोई छेड़खानी करी तो डिटेक्टेबल है। खत्म। वापस से सारे पॉइंट रीड करके देख लो, इस दो के अलावा कोई क्रक्स नहीं निकलेगा। तो अपन ने सारे नहीं डालने, अपन सिर्फ 3 पॉइंट डालेंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। So far so good, no problem with the chapter. डन है, चलते हैं आगे। अच्छा, अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, दैट इज हमने कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकग्निशन दिया है। सबसे पहला, the act grants legal recognition to electronic records by laying down that where information or any other matter is to be in writing, typewritten form, printed form, then such requirement is satisfied if such information or matter is rendered or made available in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कोई भी लिखी हुई चीज, टाइप रिटन चीज या प्रिंटेड चीज को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आते हो और वो एक्सेसिबल है सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, उस डेटा को आपने क्या ट्रीट करना है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रीट करना है। वापस से व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको और अच्छी तरह से इसको समझाता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस? अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा है आपने? गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? चुप कर, गवर्न करता है वो। हर इतना लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं देना होता। गवर्नेंस का मतलब होता है ना सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। सेट ऑफ गुड प्रैक्टिस जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए वाइल डूइंग एनी बिजनेस। सही बात है, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ गुड प्रैक्टिस। अब इसने क्या बोला? हमने आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस दी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा को लिए क्या सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस दी हैं। तो हमने पूछा कि भाई कौन से डेटा को आप एक लीगल इलेक्ट्रॉनिक डेटा मानते हो? उसने कहा कोई भी डेटा जो रिटन हो, टाइप रिटन हो, टाइप रिटन हो या फिर प्रिंटेड हो, जिसको हम लोग किस फॉर्म में ला सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ला सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इतना क्लियर है कि इसको अपन आगे क्या दे सकते हैं? कहीं पे भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाए गए डेटा को जिसको हम रेफरेंस दे पा रहे हैं, ये एकदम एक लीगल रिकॉर्ड की तरह माना जाएगा। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए, बड़ा क्लियर हो जाता। तेजस दौड़ के गया और एक लड़के के ऊपर कूद गया। उस लड़के का रोड पे टैटू बना हुआ है अभी तक, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से रोड पे चिपक गया था कि उसे उखाड़ के कोर्ट तक ले जाना पॉसिबल नहीं था। आपने उसका प्रिंटेड फॉर्म का एक फोटो खींच लिया। ये फोटो रेफर किया जा सकता है? यस। अच्छा, किसी ने वीडियो बना लिया इस पहाड़ को कूदते हुए देखते हुए। ये पूरा जो वीडियो बना और हम कोर्ट में लेके गए, क्या ये एज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रेफर किया जा सकता है? हाँ तेजू, किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड। कैसे अभी एकदम ध्यान आ गया ना? पक्का समझ में आ रहा है पूरा? तो कोई भी रिटन, टाइप रिटन या फिर प्रिंटेड फॉर्म जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आ सकते हो, जिसको हम रेफर कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। दादाजी की वसीयत थी रिटन फॉर्म में, बहुत ख़राब हो चुकी है। और दादाजी कब के ख़राब हो चुके हैं? दादाजी कब के ख़राब हो गए? वसीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसकी एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी बनानी थी। क्या हम चाहें तो उसकी CTC की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी बनवा सकते हैं? हमने बोला बनवाओ ना सर, क्या दिक्कत है? बिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनवा लो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा तो कभी ख़राब नहीं होगा।
वो तो डिप्लीट नहीं होगा, तो क्या उसको भी रेफर किया जाएगा कोड के अंदर? बिल्कुल किया जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। एनी काइंड ऑफ रिटन, टाइप रिटन और प्रिंटेड थिंग जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ला सकते हो और आगे रेफर कर सकते हो, वो गवर्नेंस के हिसाब से एकदम लीगल डॉक्यूमेंट है। प्लीज एक बार वापस से रीड कर लीजिए इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम। बढ़ जाऊं क्या आगे यार? पक्का कोई डाउट नहीं है तक? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज सुनना। आप बात कर रहे हो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस की। अच्छा, जब कभी भी आप कहते हैं ना प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय प्राइवेट ट्रांजैक्शंस? प्लीज गलत भावनाओं से ना देखिए इसे। जब आप कहते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, प्राइवेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपके और मेरे बीच, अच्छा फेसबुक, आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे आप एक टिक लगाते हो, आईडी पासवर्ड डालते हो, ऑथेंटिकेट करते हो, हम मानते हैं कि आपने अप्रूवल दिया है। सर हमने कैसे अप्रूवल दिया? क्योंकि वो आपसे एक वेरिफिकेशन मांगता है आपके ईमेल पे आके। तो हम क्या करते हैं, आपका वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए आपको ईमेल पे लेके जाते हैं, वहां से की उठवाते हैं और यहां पे डालते हैं, पूरा वेरिफिकेशन चल रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई ऊपर जो तुमने पढ़ा ना, ये गवर्नेंस का, लीगल गवर्नेंस, ये है सेक्शन 4, ये है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है कि भाई कोई भी रिकॉर्ड जिसको आप लीगली रेफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा के अंदर, इसको अपन ने मान लेना है एक लीगल रिकॉर्ड। अब सेक्शन 5 पढ़ रहे हो आप नीचे, सेक्शन 5 क्या कहना चाह रहा है आपके सामने प्राइवेट ट्रांजैक्शन के अंदर, कि भाई मान लीजिए कि किसी भी लॉ के अंदर लिखा है कि एक डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए सामने वाले बंदे का साइन लगेगा, तो ऐसा साइन आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। ऐसा साइन आप कोई भी ऐसे तरीके से कर सकते हो जिसको हम लोग रिलायबल मानते हैं। क्या आप अपना डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो? कर सकते हो। क्या आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर सकते हो? कर सकते हो। पक्की बात रही? रीड करके देख लेते हैं। आ जाए तो भाई सेक्शन 4 ऑफ द आईटी एक्ट प्रैक्टिकली इक्वेट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद मैनुअल और टाइप्ड और प्रिंटेड रिकॉर्ड। सेक्शन 4 क्या करता है? रिटन डॉक्यूमेंट को इक्वेट, मतलब इक्वल फुटिंग पे लेके आता है, किसके सामने? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सामने, कि भाई रिटन भी बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक भी बराबर है, दोनों के दोनों सेम है। सेक्शन 5 डील्स विद लीगल recognition with, or sorry, section 5 deals with legal recognition of electronic signature. It states that where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature, or any document shall be signed or bear the signature of any person, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied. अगर कहीं पे लिखा है कि आपका सिग्नेचर करके आपको ऑथेंटिकेट करना है, तो हम उसको डीम टू बी satisfied मानेंगे if such information or matter is authenticated by means of electronic signature affixed in a manner as may be prescribed by the government. तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया तब भी वो एकदम एक वैलिड सिग्नेचर माना जाता है। अब इसके आगे की बात पढ़ना और बताना ये आपने कहां लाइन पढ़ी थी, पूरी की पूरी लाइन पढ़ना। It may be noted that signed with its grammatical variation and cognate expression shall with reference to a person means affixing of his handwritten signature or any mark or any document and expression signature shall be construed accordingly. पीछे डेफिनेशंस में कहीं पढ़ा था क्या लाइन? एक्सेस करते वक्त आपने बोला था कि जैसे ही आप लोग अपना साइन दे देते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? साइंड का मतलब क्या होता है? आपके ग्रामेटिकल वेरिएशंस के साथ, मतलब आप हैंड रिटन साइन भी कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर साइन कर देता है आपके लिए। शैल विद रेफरेंस टू अ पर्सन मीन अफिक्सिंग हिज हैंड रिटन सिग्नेचर। अच्छा, आप हैंड रिटन सिग्नेचर, इससे क्या पता पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आप अपना हैंड रिटन सिग्नेचर भी कर सकते हो, और डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि और एनी मार्क और एनी डॉक्यूमेंट एंड द एक्सप्रेशन सिग्नेचर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। ये भी आपका सिग्नेचर है कि नहीं है? पढ़ाई लिखाई नहीं आती ये करने का, सिग्नेचर है आपका, सही। पब्लिक रिकॉर्ड, व्हाट डू यू मीन माय फ्रेंड्स बाय पब्लिक रिकॉर्ड्स? Above provisions are primarily intended for private transaction, and the Act then proceeds to bring in the regime of electronic record and electronic signature in public records by making an analogous provision which grants recognition to electronic records and electronic record signature in case where any law provides for the filing of any form. अगर आपने कुछ फाइलिंग करनी है फॉर्म की MCA के अंदर, एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफिस और एजेंसी, क्या ये डॉक्यूमेंट को आगे चल के कोई भी चेक कर पाएगा? तो वो क्या बन जाएगा आपका? पब्लिक रिकॉर्ड।
द ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस और परमिट, आपका लाइसेंस और परमिट, आप वेलनेस फॉरएवर में चले जाइए, आगे इतने सारे लाइसेंसेस लगे होते हैं. द रिसीट और पेमेंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर मैनर, ये सब बनते हैं आपके पब्लिक रिकॉर्ड्स. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वाला पॉइंट कट कर दीजिएगा. डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, ऊपर BBIMPNS डाल दो, एक रीड दे दो. रीड देने में कोई हार्म नहीं. हम देखा ना अपन ने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट हाफ से आगे का चैप्टर निकल गया. सो ये चैप्टर बहुत ही जल्दी निकलता है, इसके अंदर इतना कंटेंट है नहीं. देख लीजिए एक बार पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सबने देख लिया? ठीक है. तेजस समझा तो बेटा इसमें क्या लिखा है? अभी तो हाँ क्यों बोला? तो तूने देखा नहीं तो ना तो बोल देता कि सर पढ़ रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ. चल ठीक है, तू पढ़ के समझा. जल्दी कर दो. यस तेजस, प्लीज समझा दीजिए. देखा कितनी गहराई से पढ़ रहे हैं. चलो कुछ खासा इंपॉर्टेंट है नहीं, मत बक. नेक्स्ट इज, इसी बहाने पढ़ तो लिया. रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जब आप बात करते हैं रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑल्सो सीक्स टू परमिट द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. क्या आप सारे के सारे डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं? यस. सो where any law provides that certain document records or information shall be retained for any specific period, certain document as to accessibility format are laid down. Companies Act tell you that the accounts of the company should be preserved for 8 years. याद है क्या लाइन? 8 साल. अब 8 साल फिजिकल डॉक्यूमेंट संभालने से अच्छा क्या हम उसके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो ट्रूली ऑडिटेड है वो संभाल के रख सकते हैं? कंप्लीटली रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं. नेक्स्ट अप, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. क्या आप जो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो उसका ऑडिट करा सकते हैं? करवाएंगे भाई. Where in any law for the time being enforced, there is a provision for audit of documents, record or information. That provision shall also be applicable for audit of documents, records or information processed and maintained in electronic form. तो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डेटा का अपन क्या करवा सकते हैं? ऑडिट भी करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो 8 साल के लिए आप डॉक्यूमेंट संभालते हो. नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. यस, कौन समझा रहा है सबऑर्डिनेट? हाँ जी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? एनीवन? जल्दी जल्दी जल्दी, अपने को 2 टॉपिक और कवर करने हैं आज. यस हार्दिक, बता दीजिए. बहुत ही बेहतरीन यार. इफ यू हैव द अल्टीमेट पावर, यू आर द सुप्रीम लेजिस्लेशन. आपने अपने अल्टीमेट पावर में से कुछ निकाल के आगे किसी और को दे दिया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स पावर टू द रीजनल डायरेक्टर to approve certain transactions which cannot be approved by ROC. In such a case, the approval given by regional director shall be deemed to be the approval given by the central government. ये क्या था? Subordinate कर दिया आपने. Subordinate legislation is also authorized by the Act to be published in the official gazette or electronic gazette, and the date of its publication in either of the 2 gazettes shall be deemed to be the date of publication. बात समझना. कहाँ गया? अच्छा, जब कभी भी कोई लेजिस्लेशन में आप क्या करते हो? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्रिएट करते हो. अब हमने क्या बोला कि हम बोलते थे ना कि इसको ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करना है. व्हाट इज ऑफिशियल गजेट? भारत का राजपत्र, जहां पे आप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे. अब क्या बोला गया कि इवन इफ अगर आप चाहें तो इस ऑफिशियल गजेट को ई ऑफिशियल गजेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड करके रख सकते हो. सो यहां पे वैसे बोला जाता था कि आप अपने ओजी के अंदर नोटिफाई करो, पर अब आप कहां कर सकते हो इसको नोटिफाई? इलेक्ट्रॉनिक
ऑफिशियल गेजेट, और जिस दिन आपने इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल गेजेट में इसको नोटिफाई किया, इट शुड बी डीम टू बी द डेट जिस दिन आपने हर जगह पे अपने ऑफिशियल गेजेट का नोटिफिकेशन डाल दिया है. सही है, देख लें. एंड द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन आइदर ऑफ द गेजेट शैल बी डीम टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन. तो पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक में नोटिफाई कर दिया और उसके बाद फिजिकल में किया तो कौन सी डेट उठा लेना, इलेक्ट्रॉनिक वाली डेट उठाने वाला, दैट इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड. But the provision summarized above shall not confer any right upon any person to insist that any government agency shall accept or issue any document in electronic form or affect any monetary transaction in electronic form. अच्छा, सेक्शन 9 ने देखो क्या किया ना, बोला कि यार देखो अब इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही अपने पास IT एक्ट 2000 आया तो अपन ने कहा कि यार अब कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पास कर सकता है. इवन आप अपने कोर्ट के अंदर भी कोई एविडेंस लाना चाहते हो तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ला सकते हो. गवर्नमेंट के ऊपर भी बोल दिया कि आप अपना सारा डेटा कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो. टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपने कोई ऑफिशियल गेजेट का नोटिफिकेशन भी डालना है ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाल सकते हो. पर सेक्शन 9 ने क्या कहा कि इसकी वजह से, और ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा को हमने रिकॉर्ड किया, इसकी वजह से किसी के पास ये राइट नहीं आ जाता कि वो ऐसा ऑर्डर करने लग जाए कि सामने वाली पार्टी अगर मेरे अगेंस्ट कोई एविडेंस ला रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए. 1. सेकेंड, आप गवर्नमेंट को कभी इंसिस्ट नहीं कर सकते कि कोई फाइलिंग या कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है. इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द यूजर कि उसे ई मोड में आना है या फिर फिजिकल मोड पे आना है. नो वन कैन इंसिस्ट एनीवन ऑन एनीथिंग टू बी डन इलेक्ट्रॉनिकली. आर वी श्योर इनफ? दिस इज अ राइट बट नॉट अ डोमिनेशन कि आप किसी और को सामने से बोल दो कि तुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा. हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है. आ जाओ. वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. क्या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से किए गए कॉन्ट्रैक्ट भी एकदम वैलिड होते हैं? जवाब है 2 नंबर हाँ. As per section 10A of the act, wherein a contract formation, the communication of proposal and the acceptance of proposal, the revocation of proposal and acceptances as the case may be are expressed in electronic form or by means of an electronic record, such contract shall not be deemed to be unenforceable solely on the ground that such electronic form or means was used for that purpose. So completely allowed है यार कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बना भी सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है. चलेगा एकदम ठीक है. जल्दी से एक चीज रीड करोगे 5 मिनट में? वेरी गुड. आ जाओ. एट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. सिंस इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द मेकर रिमेन्स बिहाइंड द कर्टन, इट वॉज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू मेक अ प्रोविजन फॉर एट्रीब्यूशन. अच्छा, ये ना जो अपन अभी पूरा टॉपिक तुम पढ़ने वाले हो ये पूरा डिस्कस्ड है, सिर्फ ध्यान से कनेक्ट करना, आपको ये बात यहां से रिलेट होती हुई अपने आप दिखेगी. देखते हैं इसने क्या बोला. सिंस एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द मेकर रिमेन्स बिहाइंड द कर्टन. अच्छा, आज मैं आपको कुछ भी भेज रहा हूं तो मेकर तो कर्टन्स के पीछे, भाई आपको पता ही नहीं मेकर कौन है. इट वॉज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू मेक अ प्रोविजन ऑफ एट्रीब्यूशन ऑफ द रिकॉर्ड. हमने क्या बोला कि ये कहां से निकला है, इसको कहीं एट्रीब्यूट करो, मतलब किसी के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करो कि बात कहां से शुरू हुई है. एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर. हम और किसी को नहीं जानते, जिसके नाम पे निकला है हम उसी के नाम पे बात करने वाले. ओरिजिनेटर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या किया जाता है? एट्रीब्यूट. जिसने पब्लिक और प्राइवेट की बनाई थी वही क्या है? ओरिजिनेटर है. श्योर इनफ? पक्का. नेक्स्ट, ब्रॉडली द ओरिजिनेटर इज द पर्सन एट हुज इंस्टेंस इट वॉज सेंट इन द फॉलोइंग केसेस. अब देखो प्लीज एक चीज ध्यान देना, ओरिजिनेटर का मतलब क्या है, बहुत गहराई की बात है इस एक लाइन के अंदर. ये कह रहा है ओरिजिनेटर इज द पर्सन एट हुज इंस्टेंस, मतलब जिसकी इच्छा पे इट वॉज सेंट इन द फॉलोइंग केसेस. इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर मेरे वीडियोज हैं, आपको मैंने भेजे, वीडियोज में कुछ गलत सलत बोल रखा है, केस किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर. मैंने कहा अरे मैंने नहीं करा, प्रसाद भैया ने एनक्रिप्ट किए थे और प्रसाद भैया ने भेजे आपको वीडियोस. आपने बोला किसके इंस्टांस पे भेजे थे? आपके इंस्टांस पे भेजे थे ना. अगर आपके इंस्टांस पे भेजे तो ओरिजिनेटर भी कौन है? आप ही हो. प्रसाद भैया तो इंटरमीडिएट, जिसको मैं ओरिजिनेटर गिनने भी नहीं वाला. मैं किसको ओरिजिनेटर गिन रहा हूं? आपको गिन रहा हूं, क्योंकि आपके इंस्टांस पे की जनरेट की गई थी. श्योर इनफ? आ जाए. Broadly, the originator is the person at whose instance it was sent in the following cases. It was sent by the originator himself. मैंने खुद की जनरेट की और आपको भेजी. और it was sent by a person authorized to act on behalf of the originator. Vicarious liability याद है क्या? He who does something with his agent is doing it by himself. अगर मेरे कहने पे उस बंदे ने की जनरेट की भी तो अब भी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी. So it was sent by a person authorized to act on behalf of the originator in respect of that electronic record. Third, if it was sent by an information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically.
रिगार्डिंग, अच्छा ये तीसरा वाला क्या था, ऑटोमेटिक अपडेट सेंड कर रहे थे अपन, तो तीनों ही केसेस में ये ओरिजिनेटर, ऑटोमेटिक अपडेट कैसे जा रहा था, ओरिजिनेटर की वजह से जा रहा था। आदमी ने काम क्यों किया, ओरिजिनेटर की वजह से किया। मैंने सेंड क्यों किया, मेरी वजह से किया। तीनों ही केस में लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, मेरे ऊपर। रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अच्छा एक सेकंड, पहला एट्रीब्यूशन क्लियर है, एट्रीब्यूशन हमेशा किसके ऊपर होता है, ओरिजिनेटर के ऊपर। रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज नो अग्रीमेंट दैट द एक्नॉलेजमेंट बी गिवन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, देन द एक्नॉलेजमेंट मे बी गिवन बाय। अगर कुछ लिखा नहीं है कि आप कोई चीज रिसीव कर जाते हो तो उसको एक्नॉलेज कैसे करना है, तो हम कैसे मानते हैं एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा, एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी, मतलब कि अगर एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया तब भी चलेगा। सेकेंड, कोई भी और तरीके से एड्रेसी ने आपको बताया कि भाई उसको रिसीव हो गया, तो इसको क्या मानते हैं अपन, एक्नॉलेजमेंट मानते हैं। Second, any conduct of the addressee which is sufficient to indicate to the originator that the electronic record has been received. मेरी की को एक्टिवेट कर दिया, बताया नहीं पर की एक्टिवेट हो गई। जैसे ही की एक्टिवेट हुई मैं क्या मान लूंगा, सामने वाले बंदे को ये डॉक्यूमेंट मिल गए। तो कुल मिला के ये जो नीचे वाला है ना, एनी कंडक्ट, उसको लिखना डीम्ड एक्नॉलेजमेंट, इसको लिखना डीम्ड एक्नॉलेजमेंट। चले आगे। Now special provisions have been made for cases where the originator has stipulated for receipt of acknowledgement. अच्छा कुछ कुछ केसेस में ओरिजिनेटर क्या बोलता है, जब आप रिसीव कर लो तो आप मेरे को क्या भेजोगे, एक कंफर्मेशन भेजोगे, एक्नॉलेजमेंट की आपको ये चीज मिल गई है। और वेयर द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव बाय द ओरिजिनेटर इन टाइम। और इसके आगे एक और प्रोविजन है, अगर आपने मेरे को टाइम पे नहीं बताया अबाउट द एक्नॉलेजमेंट तो आगे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला। मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक डेटा भेज रहा हूं, आप मेरे को कंफर्म करो कि डेटा आपको मिल गया है। अगर आप मेरे को टाइम पे कंफर्म नहीं कर रहे हो और फिर कल कुछ डेटा में प्रॉब्लम हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। श्योर इनफ। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ओरिजिनेटर एक रीजनेबल टाइम मांगता है कि आप इस की को इतने टाइम में एक्टिवेट करेंगे। इतने टाइम में नहीं कर रहे हो तो ओरिजिनेटर को डर है कि यार कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि इसमें कोई टैंपरिंग हो, टैंपरिंग हुई तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यहां से जब डॉक्यूमेंट निकल रहा है तो हम ओरिजिनेटर के ऊपर इसको एट्रीब्यूट करते हैं, और जिसको मिल रहा है उसको हम बोलते हैं आप सिर्फ जब इसको मिल जाए तो आप उसको क्या करो, एक्नॉलेज कर दो। ठीक है। इसके आगे आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच। After these provision, there follows a provision which is of considerable significance of the law of contracts. The date of the offer and the date of acceptance are crucial. अच्छा चलो ये आप समझा दो and we stop for the day, खत्म करो। मैं समझा दूं, very good. In determining whether and which contract has come into existence, the two terminal points dispatch and receipt are dealt with in detail. Subject to the agreement between the parties, the dispatch of an electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator. जैसे ही मैंने ईमेल किया, it has entered into a computer resource जो अब मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो हम डिस्पैच कब मानते हैं, जब ओरिजिनेटर के कंट्रोल से डेटा बाहर निकल चुका है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, एक बार ये चीज एनक्रिप्टेड आपके हाथ से निकल गई, ये तीर है, इस लाइन को याद रखना, ये तीर है जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, अब ये जाएगा ही जाएगा वहां पे। नक्की हो गई बात। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे ही आपके कंट्रोल से बात बाहर निकल गई, देयर इज अ डिस्पैच। कंप्यूटर रिसोर्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 2K मींस अ कंप्यूटर, अ सिस्टम, अ कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच का मतलब क्या है, व्हेन डू यू कंसिडर दैट देयर हैज बीन अ डिस्पैच, व्हेन द डेटा इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनेटर टू बी कंट्रोल्ड, वी से देयर हैपेंस अ डिस्पैच। श्योर इनफ। खाली एक बार रीड मार लो एंड वी शैल स्टॉप। टाइम ऑफ रिसीट भी बता दोगे, एक मिनट, गोबर साले। अच्छा खाली वो तो पढ़ लो, डिस्पैच पढ़ लो। ठीक है, कल ये हार्डली 2 पेजेस हैं, कल ये भी कवर कर लेंगे एंड देन वी गो टुवर्ड्स आवर इंडियन स्टैम्प एक्ट। चलेगा। आज के आपके इस लेक्चर में बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते रहिएगा और कल तक तो प्लीज जिंदा रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।